बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अब्दुल्ला एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम सेल बायोलॉजी के एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सेल फ्रिक्शनेशन, या हम इसको अनदर वर्ड में सेंट्रीफ्यूगेशन भी कह सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में स्टेनिंग पे बात हुई थी। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा हो सो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेक्चर आप तक पहुंच सके। बग़ैर टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ आते हैं, सेल फ्रिक्शनेशन। सेल फ्रिक्शनेशन हमारे पास एक टेक्निक है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है इन सेल बायोलॉजी में। अगर हम कॉज ऑफ नेम की तरफ जाते हैं तो सेल तो कहते हैं सेल को, फ्रिक्शनेशन कहते हैं फ्रेगमेंट्स को या कंपोनेंट्स को हम कह सकते हैं या पार्ट्स को कह सकते हैं। सो सेल फ्रिक्शनेशन मीन्स सेल के कंपोनेंट्स, सेल के फ्रेगमेंट्स, सेल के पार्ट्स। अब होता क्या है सेल फ्रिक्शनेशन के प्रोसेस में, इसका प्रॉपर डिफिनीशन ये है कि सेल के डिफरेंट कंपोनेंट को हम आइसोलेट करते हैं और उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं। जिस तरह कि मैंने स्टार्ट में बताया कि इस टेक्निक को हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी कह सकते हैं। वो इस वजह से जब हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट को आइसोलेट करते हैं, इसको फिर स्टडी जब करते हैं तो स्टडी से पहले हम इसको एक मशीन में इस सॉल्यूशन को एक मशीन में डालते हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये हम इसका काम क्या है? इस मशीन का काम ये है टू रिवॉल्व सॉल्यूशन, चीज़ों को स्पेन करना, चीज़ों को या सॉल्यूशन को रिवॉल्व करना। अब एट लोअर स्पीड द पैलेट कंसिस्ट ऑफ लार्ज कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो क्या होते हैं, एट लोअर स्पीड में वो पैलेट में बैठ जाते हैं। अभी पैलेट क्या है, एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ होगी, सुपरनेटेंट। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन को या जब हम किसी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, जब हम इसको स्पेन करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसमें दो पोर्शन बन जाते हैं। जो नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पे क्या होते हैं, लार्जर कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक डीएनए होता है, या इसके अलावा सेल वॉल के जो डेब्रिस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं वो ऊपर एक पोर्शन बनाते हैं जिसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं। वहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा या क्लोरोप्लास्ट, या एट द एंड आपको स्टडी में राइबोसोम्स मिलेंगे। अभी डिफिनीशन क्या हो गया? डिफिनीशन ये है, द टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू आइसोलेट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ये हमारे पास वो टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइसोलेट करते हैं और फिर उसको हम एक बल्क में जमा करते हैं और फिर इन डेप्थ में हम इसको स्टडी करते हैं। बस नीड, ये जो सेल फ्रिक्शनेशन है इसकी नीड क्यों पड़ गई, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं? जिस तरह कि हमें पता है कि जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं वो हमारे पास बहुत ही शार्ट होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। इवन हम इसको विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज, विद यूज़ ऑफ नेकेड आई हम इसको देख नहीं सकते। हाँ, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इसको देख तो सकते हैं, लेकिन अगर एक बंदा उसके स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड है, एक स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड है या उसकी कंपोजिशन में इंटरेस्टेड है या फंक्शन में इंटरेस्टेड है, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो बंदा इंटरेस्टेड है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, या एक बंदा एक सेल में इंटरेस्टेड है, उसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन को देखना चाहता है। इट मीन्स दैट कि वो इन डेप्थ में डिटेल के साथ स्टडी करना चाहता है। अब जब डिटेल के साथ आप स्टडी करोगे तो होगा क्या, तो आपके पास लार्जर अमाउंट ऑफ लाइक डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स होने चाहिए। जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि एक बंदा फॉर एग्जांपल अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी में इंटरेस्टेड है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। सो उसके वो करना क्या चाहता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन को स्टडी करना चाहता है। सो फॉर दैट पर्पस ही विल यूज़ सेल फ्रिक्शनेशन टेक्निक। अभी मैकेनिज़्म क्या है, ये टेक्निक काम किस तरह करता है।
सबसे पहले हमें टिश्यू चाहिए होता है। जिस प्लांट में या जिस ऑर्गेनिज्म में हम इंटरेस्टेड होते हैं उससे हम एक टिश्यू या सेल को क्या करते हैं, उसको कट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। फिर क्या होता है, फिर इसको हम ग्राइंड करते हैं ग्राइंडर में, ताकि क्या हो जाए, ताकि हमारे पास होमोजेनेट मिक्सचर बन जाए। एक स्पेसिफिक सोल्यूशन हम ले लेते हैं और इसके अलावा उस टिश्यू को ग्राइंडर में रख देते हैं, फिर उसको हम ग्राइंड करते हैं, जिससे क्या होगा, एक जैसा सोल्यूशन बन जाएगा और जो सेल होती हैं या जो सेल के कंपोनेंट होते हैं वो टूट जाते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि जो होमोजेनेट मिक्सचर है इसको हम फिर स्पेन करते हैं, मींस रिवॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, एक मशीन में जो कि सेल बायोलॉजी में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, और इस मशीन को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। थर्ड वन स्टेप हमारे पास किया होगा, जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर डेंसिटी एंड साइज, वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, मींस वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और वो डिफरेंट लेयर बनाएंगे। फोर्थ वन स्टेप क्या है, अभी वो पार्ट्स जिसमें हम इंटरेस्टेड है, जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, उसको हम इसे आइसोलेट करते हैं, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसकी कंपोजिशन को हम आगे जाके स्टडी कर सकते हैं। मींस जो भी पार्ट हो उसको हम निकाल सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम से डिस्कस करते हैं, समझाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये हमारे पास टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है, जिसको मैंने या तो स्टेम से या रूट से या लीफ से कट किया है, और इसके साथ मैंने सोल्यूशन मिक्स किया है, इसको मैंने टेस्ट ट्यूब में डाला है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, ये हमारे पास एक ग्राइंडर है, इसमें ये क्या होगा, ये जो टिश्यू है इसको हमने ग्राइंड किया हुआ है और होमोजेनेट मिक्सचर बनाया हुआ है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, ये है। अभी ये वाला जो होमोजेनेट मिक्सचर है इसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या होगा, इस यहाँ पे हम 1000 ग्रेविटी में 10 मिनट्स के लिए इसको हम स्पेन करते हैं। कभी कभार आपको यहाँ पे जी नज़र आएगा ग्रेविटी, कभी कभार आपको आरपीएम नज़र आएगा, बोथ आर सेम थिंग। आरपीएम में रिवोल्यूशन पर मिनट। जिस तरह कि मैंने स्टार्ट में बताया कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम पैलेट कहते हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसमें लाइटर कंपोनेंट होते हैं उसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, जब हम इसको स्पिन करेंगे 1000 ग्रेविटी में 10 मिनट्स के लिए, मींस 1000 टाइम फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर फोर्स होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो कंपोनेंट जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मींस जो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो क्या होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे पैलेट में, और जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं वो ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियस है, वो यहाँ पे बैठ गया पैलेट में, इट मीन्स दैट कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, वो लार्जर कंपोनेंट था, और इसके अलावा जो सेल वॉल के डिब्रीज है, जो कंपोनेंट्स है, वो यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो चूंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस में हमारे पास डीएनए होता है, आरएनए होता है, अगर कोई बंदा डीएनए में इंटरेस्टेड है तो वो दोबारा यहाँ पे क्या करेगा, उस डीएनए को स्पेन करेगा और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें हम राइबोसोम की स्टडी में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे हमारे डीएनए की ज़रूरत नहीं है, न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं है, सेल वॉल की कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं। हम क्या करते हैं, हम इस सुपरनेटेंट जो सोल्यूशन है इसको हम उठाते हैं, जो पैलेट है इसको हम फेंक देते हैं, सुपरनेटेंट को एक और टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, फिर इसको हम 20,000 ग्रेविटी 20 मिनट्स के लिए हम इसको स्पेन करते हैं। जब हम इसको स्पेन करेंगे 20 मिनट्स में, तो जो पैलेट्स हैं, जो थोड़े बहुत जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, मींस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, वो नीचे बैठ जाएंगे। अब वो जब नीचे बैठ जाएंगे, जो लाइटर कंपोनेंट है वो सुपरनेटेंट ही में रहेंगे। तो हम तो इंटरेस्टेड है राइबोसोम की स्टडी में, हम दोबारा ऐसा करते हैं कि जो सुपरनेटेंट है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम उठाते हैं, जो पैलेट है उसको हम फेंक देते हैं, इसको हम एक और टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, इसको हम 80,000 ग्रेविटी 60 मिनट के लिए, I mean 1 आवर के लिए इसको हम स्पेन करते हैं। तो जो पैलेट में रहेंगे, पैलेट में हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेंगे, मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेलिज जिसको हम माइक्रोसोम कहते हैं, वो मिलेंगे। और फाइनली हम इस सुपरनेटेंट को उठाएंगे,
क्योंकि हम तो राइबोसोम की स्टडी में इंटरेस्टेड है। और कहीं पे भी ये जो हमने स्टेप्स किए हमें राइबोसोम नहीं मिल रहा है, तो हम इस सुपरनेटेंट को उठाएंगे, एक और टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, इसको दोबारा हम स्पेन करेंगे 2 आवर के लिए। फिर जो लास्ट में हमें मिलेगा, जो लास्ट में हमें स्टडी मिलेगी, वो हमें क्या मिलेगी, वो राइबोसोम्स की स्टडी मिलेगी। सो ये हमारे पास सेल्फ फ्रैक्शनेशन का टेक्निक था कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन है क्या, इसकी नीड क्यों पड़ गई, ज़रूरत भी क्यों पड़ गई, और इसके अलावा इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये किस तरह काम करता है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक दुआओं में याद रखना।